किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाएं जुटाना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कार्य होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें, उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस समय में अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसके आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की, और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया, ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब हो या अमीर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके, और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ, उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है, ऊपर भी सभागार भी है, 6 अटैच रूम भी हैं जो सभी एसी हैं। ये सभी आंगन, जितना बड़ा एक कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, इस पूरा आंगन पार्किंग के लिए भी है और अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भी है, क्योंकि जब अतिथि आएंगे तो अगर हॉल में कार्यक्रम होगा तो भोजन वगैरह बाहर पवाना पड़ेगा। रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी है कि कभी आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सके, लेकिन हम लोगों ने कल्याण मंडपम में ये पूरी व्यवस्था दी है कि वहां पर कोई आएगा तो स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो, लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी हो और आसानी से सभी कार्यक्रम, पार्किंग की व्यवस्था भी हो। पार्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है।
नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से, उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई हो जाए तो बरसात में कहीं जल प्लावन नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा। लोगों के लिए नहीं पीना होगी, जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी दो भागों में बंटती नहीं है। पूरा गोरखपुर महानगर, आज चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, गुड़धवा नाले से उत्तर का सारा पानी जाकर के रामगढ़ ताल में निकल जाता है। रामगढ़ ताल से वो फिर सीधे आगे जाकर के तरकुलानी तक चला जाता है। जल जमाव की समस्या से मुक्ति। सिटी के अंदर भी नालों की प्रॉपर अगर सफाई समय पे हो जाती है, कहीं जल जमाव नहीं होगा। लेकिन पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना,
क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान, पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। आप कहीं भी सड़कों की सड़क चौड़ी हुआ है, उसके बाद जो जगह बची हुई है फुटपाथ को छोड़ करके स्पेस जो है उसमें आप एक पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए, छायादार पेड़ लगाइए। नदी का कैचमेंट एरिया हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पर कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको काट दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव ने दिया है और हम भी अपने यहां लगाएं। मोहल्लों में लगा सकते हैं, पार्क होगा, पार्क के चारों तरफ भी लगाइए। एक कल्याण मंडप में चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। आंवला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं और भी किसी भी प्रकार के फलदार पेड़ को। पेड़ हमारे पास है, 50 करोड़ से अधिक नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में। कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप सभी इसके साथ जुड़िए। रवि किशन जी हर वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। आप सभी लोग उनके साथ मिलकर के मोहल्ले के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में वृक्षारोपण के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो व्यापक पैमाने पे इसको सफलता प्राप्त होगी और गोरखपुर महानगर स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा दिखेगा। बहुत आध्यात्मिक वातावरण यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा जो कार्यक्रम नगर निगम ने यहाँ पे अच्छे किए हैं,
मैंने देखा था, यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ, मुझे नगर निगम के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने को यहाँ देखने को मिला है। एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में, सुथनी वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी के रूप में इन्होंने एक जितना भी सॉलिड वेस्ट सिटी के अंदर निकलता है, इसके निस्तारण का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहां पर बनाने की तैयारी की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो इसका लाभ पूरे गोरखपुर वासियों को प्राप्त होगा। और गोरखपुर के जितने भी अन्य नगर निकाय हैं, सैजनवा है, पिपराइच है, पीपीगंज है, कैंपियरगंज है, चोरी चोरा है, बांसगांव है, गोला है, बढ़लगंज है, ये सभी लोग इसका लाभ भी ले पाएंगे। घकसरा है, ये सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। उनवल है। दूसरा काम, जो काम यहां पे नगर निगम के स्तर पर हो रहा है, वह है बंधु सिंह पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण। मल्टी लेवल पार्किंग आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले गोरखपुर के लिए एक सपना था, आज ये साकार हो रहा है। बंधु सिंह पार्क में, बंधु सिंह पार्क का स्वरूप भी रहेगा, मल्टी लेवल पार्किंग भी बनेगी, मंदिर भी बचा रहेगा और साथ साथ वहां पे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी वहां स्पेस मिलेगा। जितनी भी दुकानें थी, नहीं तो पुष्पदंत जी डंडा झंडा लेकर के पहुंच जाएंगे, वह भी हम सुरक्षित करने जा रहे हैं। ये सब काम वहां पे होने जा रहा है। ऐतिहासिक घंटा घर को भी एक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, उसका रिनोवेशन की कार्रवाई वहां पे चल रही है और यह कार्य भी हम लोग घंटा घर के सुंदरीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर का खान पान क्या है? भाई रवि किशन जी तो होटल में खा लेते होंगे, लेकिन सामान्य लोगों को तो ढाबे में और कोई अन्य सामान्य उसमें जाना होगा। तो यहां पे फूड कोर्ट भी, इंदिराबाल बिहार में एक फूड स्ट्रीट भी विकसित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास यहां पे है। और कान्हा उपवन का निर्माण भी 50 एकड़ क्षेत्रफल में, यहां पर जहां लगभग 5000 गोवंश रखा जा सकता है, इसका ताल मंदौर में इसका भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लाल डिग्गी पार्क का सुंदरीकरण, लाल डिग्गी में पार्क के सुंदरीकरण का कार्य उस क्षेत्र के पूरे आसपास के लोगों का, मेरे पास कई बार वहां के व्यापारी आए थे और मोहल्ले के अन्य संभ्रांत नागरिक भी आए थे। कालीबाड़ी के बाबा भी बोल रहे थे मुझे, लेकिन अब वो गोरखपुर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन पहले वो बोला करते थे कि वहां पर सुबह शाम घूमने के लिए बड़े पैमाने पर वहां उनको पार्क चाहिए था, पार्क के विकसित करने के लिए। आज वो काम भी नगर निगम यहाँ पे करने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 75 बेडेड वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। याद रखना, ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो ये आप बनाएंगे, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनाई है। याद करिए, यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष है और 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के वे महान शिव भक्त बनी, मालवा साम्राज्य की रानी बनी। लेकिन मालवा एक छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ साम्राज्य था, लेकिन उससे बाहर जाकर के भारतीय दृष्टि उनकी क्या थी कि भारत के अंदर उन्होंने न केवल मालवा साम्राज्य को आत्मनिर्भर बनाया, वहां के हस्तशिल्पियों के लिए, वहां के कारीगरों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के युवाओं के लिए, वहां के किसानों के लिए अनेक लोकप्रिय योजनाएं तो उन्होंने चलाई, अखिल भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ते हुए भारत की विरासत के संरक्षण में 300 वर्ष पहले सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन लोकमाता अहिल्याबाई ने किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो, पुरी के मंदिर का पुनरुद्धार हो, गया जी के मंदिर का पुनरुद्धार हो, महाकाल मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, ओंकारेश्वर मंदिर के कार्य का पुनरुद्धार हो, या फिर सोमनाथ के मंदिर का हो, ये सभी कार्य लोक माता अहिल्याबाई ने किए थे। और इसीलिए महिलाओं में स्वावलंबन का भाव पैदा करने के लिए सबसे अच्छा नाम
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का है और लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर यह यहाँ पर इसका निर्माण का कार्य होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को वर्किंग स्पेस परियोजना को भी स्वीकृति है, जिसका कार्य भी तेजी के साथ आगे होने जा रहा है। तेजी के साथ एक कार्य आगे बढ़ेगा और साथ साथ यहाँ पे कुछ नई जल परियोजनाओं के साथ साथ गोड़धुआ नाला का काम भी यह कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब तमाम कार्य चल रहे हैं, मैं फिर आपसे इस बारे में कहूंगा, सड़कों पर मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, एक जिनके घर सड़क पर हैं या जिनके घर सड़क पे नहीं भी हैं, वे भी अपने घर के बाहर और घर के अंदर कैमरा जरूर लगा के रखें। याद रखना, ये टेक्नोलॉजी आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है, बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। आप इसको किसी को लिंक मत दीजिए। प्रशासन के साथ आप सहभागी बनेंगे तो आपको सुरक्षा का एक एहसास व कैमरा करा देगा। हमें लगाने चाहिए, व्यापक पैमाने में लगाने चाहिए। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज गोरखपुर के अंदर विकास की इतनी योजनाएं आ गई हैं, इन योजनाओं को थोड़ा भी हम सही ढंग से चैनलाइज कर लें तो गोरखपुर एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कोई कहीं पीछे नहीं रहेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगा। पहले गोरखपुर के अंदर कोई भी रिंग रोड नहीं थी, कोई रिंग रोड नहीं थी। सिटी के अंदर जो भी सड़कें थी सिंगल लेन की थी।